गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के तीसरे लेक्चर में। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या है और ये केमिस्ट्री की किस ब्रांच से बिलोंग करता है। और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि कार्बन क्यों इम्पॉर्टेंट है, कार्बन को क्यों लिया गया और कितने टाइप्स के कार्बन होते हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड के बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के बारे में जाना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में जाना। आज हम लोग जानेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हिंदी में क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप हैं क्या? तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, the group which added compound and compounds and change the physical and chemical properties, physical and chemical properties of that compound. Chemical properties of that compound. तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये एक ऐसे समूह होते हैं जो किसी के साथ जुड़ करके उनकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दें। ऐसे ग्रुप या समूह जो किसी भी सब्सटेंस के साथ जुड़ करके उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी को क्या कर दें, चेंज कर दें, तो वो क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं जो आपके क्लास 10th के 11th उसमें हैं, वो फंक्शनल ग्रुप हैं आपके। फंक्शनल ग्रुप सिंबल और इनके प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स ऑब्लिक सफिक्स। और तो अगर हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप हैलो हूँ, हैलोजन क्या हूँ? हैलोजन हूँ, तो इसको हम जनरली एक्स से डिनोट करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसमें हैलो लिखते हैं। हैलो में अगर क्लोरीन है तो क्लोरो लिखेंगे क्लोरीन के लिए। ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमो लिखेंगे। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लिखेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप होता है आपका हैलोजन के बाद दूसरा होता है वो है एल्कोहल। एल्कोहल जिसका कि सिंबल अगर हम लिखते हैं वो आपका आता है RH। प्रीफिक्स और सफिक्स में इसको प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी और सफिक्स में ऑल लिखते हैं, ये ध्यान रखेंगे। प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी लिखेंगे, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स, और सफिक्स में ऑल लिखेंगे। ठीक है। फिर एल्कोहल के बाद तीसरा आता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो CHO, इसे एल्डो बोलते हैं और अल बोलते हैं। तो ये दो चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान देंगे कि यहाँ पर ऑल है और यहाँ पर
अल है। और जो चौथा और इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और इसे हम क्या बोलते हैं, जनरली जो यूज करते हैं वो कार्बोक्सी या ओइक एसिड, और एक ले लेते हैं जनरली पचमा कीटोन। नॉर्मली है, होते बहुत सारे हैं, बट हम बात कर रहे हैं अभी किसकी C डबल बॉन्ड ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका ऑन हो गया, कीटो या ऑन हो गया, कीटो, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं, नो कीटो या ऑक्सो, कीटो ऑब्लिक ऑक्सो या ऑन, ठीक है। तो ऑन बोल देते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ध्यान देंगे इन चारों के फंक्शनल ग्रुप में पहला क्या मैंने बताया, X बताया, दूसरा क्या बताया, OH बताया, तीसरा क्या बताया, CHO बताया, और चौथा क्या बताया, COOH। अगर ये भी लिखा हुआ है तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH लिखा है। और पांचवा हमने क्या बताया, C डबल बॉन्ड O कीटोन। जनरली होते बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है 1, 2, 3 और 4 हैं। और इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के बाद हम क्या करेंगे, जैसे R की अगर बात करते हैं, ये जिस पर भी जुड़ेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बारे में अगर हम बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर अब हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर R का मतलब होता है एल्काइल रेडिकल या एल्किल रेडिकल, जर्नल फार्मूला CnH2n+2 होता है, सॉरी CnH2n+1 होता है। और ये 1 जो है कहाँ से आया, CnH2n, तो जर्नली एल्केन जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता है तो क्या बनता है, एल्काइल रेडिकल बनता है। और एल्काइल रेडिकल के साथ अगर हैलोजन जुड़ जाए, हैलोजन, तो हमने क्या लिखा था, हैलो एल्केन बनेगा। अब यही चीज़ें हमें करनी है कि इन कंपाउंड्स के नाम को बनाना है। तो इसके पहले एक चीज़ और आती है आपकी होमोलॉगस सीरीज़, और ये एक ऐसी सीरीज है, मान लें कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड्स को लेकर के चल रहे हैं, एल्केन को लेकर चल रहे हों, एल्कीन को लेकर के चल रहे हों, तो दो सीक्वेंस वाले एल्केन और एल्कीन में जो डिफरेंस होता है वो या तो CH2 का होगा या 14 यूनिट एटॉमिक मास का होगा। सीक्वेंस में चलना है, ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि सीक्वेंस में चलना है। मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस में चलना है। तो सीक्वेंस में कैसे, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली हम ले लें CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। अगर आप बिटवीन CH4 एंड C2H6 देखें तो आपको डिफरेंस CH2 का मिलेगा, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग 14 यूनिट का डिफरेंस मिलेगा। C2H6 C3H8 देखें तो CH2 का मिलेगा, 14 यूनिट का मिलेगा। इसके बीच देखें तो भी आपको CH2 का मिलेगा, और इसके बीच भी देखें तो CH2 का। तो ये चाहे आप एल्केन में देखें, लेकिन एक सीक्वेंस में होना चाहिए, या एल्कीन में देखें, या एल्काइन में देखें, या एल्काइल में देखें, सब में ये मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं अब आप कर दें कि CH4 और C3H6 का देख लें, C3H8 का देख लें और बोल दें कि सर यहाँ पर तो
CH2 नहीं आ रहा है तो आपने जो बताया वो गलत है। जी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक सीक्वेंस में, एक क्रम से आपको देखना है। CH4 और C2H6 को एक क्रम से देखना है, तो उसमें आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो CH2 का मिलेगा। अब ये एटॉमिक मास का जो डिफरेंस है 14 यूनिट कैसे है, तो उसके लिए आप ध्यान देंगे कि जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो आपका 12 होता है और 2 मोल हाइड्रोजन है 2H हैं +2 होगा = 14 यूनिट ही होगा। तो ये डिफरेंसेस आते हैं, ये होमोलॉगस सीरीज़ है। अब कोई भी कंपाउंड, अब यहीं से एक नया टर्म आपको मिलने वाला है। वर्ड रूट के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है, एक बार फिर से मैं फास्टली रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि अब हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को। और नॉमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको, अगर आप केमिस्ट्री ले रहे हैं तो शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको चाहिए होगा। कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, कैसे कैसे उनका नॉमेनक्लेचर आता है, तो उसके लिए हम देखते हैं। पहले तो वर्ड रूट को देखेंगे। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, C1 C2, ये चीज़ आप जान चुके हैं, फिर से भी एक बार मैं बता रहा हूँ। C5 C6 C7 C8 C9 एंड C10। मैथ से शुरू करते हैं। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। जनरली अगर एल्केन का होगा तो ANE आप ऐड करेंगे, एल्कीन का होगा तो ENE ऐड करेंगे, आयन का होगा तो YNE ऐड करेंगे, एल्काइल का होगा तो YL ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ C2H5, तो C2H5 आपको याद होना चाहिए ये एल्काइल रेडिकल का मूलक है। एल्काइल रेडिकल के फॉर्मूले से बना। क्यों? CnH2n+1, N की वैल्यू C के नीचे क्या है, 2 है तो 2 रख दो। C2 × H2 × 2 + 1, C2H4 + 1, C2H5 क्या आया? एथर, ETHYL, इथाइल हो गया। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये तो नाम हुए नॉर्मल से नाम। लेकिन अगर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, ये क्या है, इथाइल है क्या, या C2H6 है क्या? जनरली देखो कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, कैसे वो इफेक्ट करता है। तो अगर हमने यहाँ पर लिखा C2H6, इसका जो कैरेक्टर है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये गैस है, इथेन गैस है। अब इथेन गैस से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, ध्यान देंगे। इससे हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन भगा दिया और उस हाइड्रोजन की जगह पे हमने OH को जोड़ दिया। एक H को क्या किया, भगा दिया, माने बाहर चला गया। C2H6 मीन्स यहाँ क्या बचा, C2H5 बचा, और इस पे हमने OH जोड़ दिया। तो ये गैस से किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। देख लो, पहले ही देखने में ही प्रॉपर्टी चेंज हो गई। गैस उड़ जाती, गैस की जगह लिक्विड आ गया। और ये इथाइल अल्कोहल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। इसके बारे में बहुत सारे इसके नाम हैं, स्पेशल नाम आते हैं। आजकल तो बहुत सारी मार्केट में आती है, दवाइयों में भी, मेडिसिन्स में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। कफ सिरप्स में यूज होता है तो कोरेक्स जो होती है, टोरेक्स होती है, जितनी एक्स होती हैं, कोरेक्स, ओरेक्स, जो दवाइयाँ आपको मिलेंगी सिरप के फॉर्म में, जो दवाइयाँ मिलेंगी उनमें कहीं ना कहीं एल्कोहल का यूज होता है। लैब में ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का काम करता है। लैब में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का काम करता है, जहाँ पर कि वाटर से कोई चीज़ें अगर डिज़ोल्व नहीं होती वो इसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं। और सबसे सिंपल सी चीज़ है कि इसका एक बहुत फेमस सा नाम है स्पिरिट ऑफ वाइन। और वाइन का नाम आप लोग सुने ही होंगे, बहुत सारे बच्चे सुने होंगे, या नहीं सुने होंगे तो कभी अगर आप स्कूल आते जाते हैं या कहीं भी आते जाते हैं तो रास्ते में आपको कुछ लोग झूमते हुए मिल जाएंगे। तो वो इसका बड़ा अच्छे से यूटिलाइजेशन करने के बाद, सबसे पावरफुल अगर कोई पर्सन होता है, एल्कोहल लेने के बाद उससे पहलवान कोई नहीं होता, वो बस के सामने भी खड़ा हो सकता है। तो एथिल अल्कोहल, इसके कुछ बहुत सारी चीज़ें यूजेज हैं। और इम्पॉर्टेंट यूज जो है वो मेडिसिन्स के रूप में होता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं
फिक्स अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारे लिए दवाई का वर्क करता है, लेकिन अगर कोई चीज़ हम ज़्यादा ले लें तो वो ड्रग्स के फॉर्म में काम करने लगती है। तो आजकल ज़्यादा चीज़ें लेने की आदत लोगों को होती है, तो ये लिक्विड है। अब एक और मैं बताता हूँ, जैसे देखो C4H10, और शायद आप लोग 6th, 7th, 8th, 9th में इसका नाम जरूर सुने होंगे, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगर ना सुने हो तो मैं बता देता हूँ, जो गैस सिलेंडर होता है जिसमें गैस जो भरी होती है सिलेंडर में हम खाना बनाते हैं, वो LPG है। एक और गैस होती है, बड़ी अच्छी सी गैस है, वो मुझे याद आ गई। उसे अगर आप के गांव में अगर जो हो CH4, जिसे हम लोग गोबर गैस कहते हैं या मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। गोबर गैस जानते हैं ना? नहीं जानते गोबर गैस? गांव में एक बड़ा सा टैंकर होता है और उससे गैस की पाइपलाइन निकाल करके अपने किचन में उसे जोड़ दिया जाता है। तो जो गोबर से गैस निकलती है वो जनरली मीथेन होती है। तो ध्यान रखेंगे, गोबर गैस और ब्यूटेन दोनों में अंतर है। अब देखें कि ये जो गैस है ये स्मेल लेस होती है। C4H10 स्मेल लेस है, तो भैया हमारे गैस सिलेंडर से लीक जब गैस होती है तो स्मेल आती कहाँ से है? आप लोग कभी सोचे इस बात को कि वो स्मेल आती कहाँ से है? क्योंकि हम अभी बता रहे हैं कि C4H10 जो है वो स्मेल लेस गैस है। मीन्स अगर स्मेल लेस है तो इसमें कुछ ना कुछ तो मिलाया जाता होगा। मिलाया जाता है, जरूर मिलाया जाता है। तो ब्यूटेन के साथ हम क्या मिलाते हैं? तो C4H10 के साथ एक गैस और होती है C2H5SH, इथाइल मरकैप्टेन। ये ध्यान रखेंगे, इथाइल मरकैप्टेन जो स्मेल आती है गैस की वो इसकी होती है, C2H5SH की होती है, इथाइल मरकैप्टेन की होती है। अगर ये गैस नहीं मिली है तो पता चला ये गैस लीक हो जाएगी और जब हम सिलेंडर जलाने जाएं तो पता चला सिलेंडर के साथ खुद भी उड़ जाएं। तो जब तक ये गैस नहीं मिलाई जाएगी, हाई कंप्रेसिबल गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, बोला गया कि लिक्विड फॉर्म में है, तो जनरली C4, C1 से C5 तक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में, जनरली C4 तक ही माना जाता है, C4 तक वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, C5 से C8 तक जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और C9 से लेकर के और C15 तक या जितने लंबे होते हैं वो वैक्सी सॉलिड होते हैं, मोम के जैसे सॉलिड होते हैं। तो इन्हीं कंपाउंड्स का हमको नॉमेनक्लेचर करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत से हैं, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नॉमेनक्लेचर जो है वो बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा टॉपिक है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एलिफैटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पूरी चीज़ें हैं। और ध्यान रखेंगे कि नॉमेनक्लेचर को आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 11th के लिए उतना ही प्रॉफिटफुल होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा आप लोग नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा आउट लाइन में अगर बोला जाए तो देख जरूर लीजिएगा, और उसके बाद हमारे नेक्स्ट चैनल को देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।